अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुराद, द पॉलिटिकल साइंटिस्ट। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से मैं गायब था अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से। तो मैं जो है ये कचहरी विद द साइंटिस्ट को कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन आई एम बैक अगेन एंड दिस टाइम आई हैव इनवाइटेड माय डियर ओल्ड फ्रेंड समद आफ्ताब लाशारी वंस अगेन। उसकी एक ख़ास वजह है, वो वजह ये है कि इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है। और मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे इस किताब के बारे में डिस्कशन की जाए, उनके साथ कचहरी की जाए। जब मैंने उनसे इस हवाले से बात की तो उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया। ये उनका बड़प्पन है। और साथ में ये जो किताब है वो, जब उन्होंने मुझे उसका कॉन्सेप्ट बताया तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ उससे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे किताब लगी वो। और मैंने सोचा कि जितने भी हमारे सुनने वाले और देखने वाले हैं, उनसे जो है वो ये किताब शेयर की जाए। ये किताब जो है एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। उसके बारे में मजीद जो है वो द ऑथर हिमसेल्फ विल टेल अस मोर इन अ बिट। आई पर्सनली फील आफ्टर डिस्कसिंग विथ समद अफजल शारी कि ये जो किताब है, इसका जो नाम है द ग्लोरियस वुंड, in which I believe the author is actually bleeding with words, which I personally feel is very connecting to everyone who is going to read it. So let's go and discuss about the book with Samad Aftab Lashari. Samad, thank you for joining us. Thank you so much, Murad, for having me, and it's always an honor. Uh, uh, जब हम किसी क्रिएटिव काम पे काम करते हैं तो मैं तो इसीलिए कोई चीज़ नहीं लिखता कि उसको कमर्शियली सेल करना है या उससे कोई फायदा हासिल करना है, बल्कि उस आइडिया को प्रोपगेट करना है और उस ऑडियंस को समझाना है कि ये नैरेटिव क्या है। बेसिकली द बुक इज नॉट इन लॉन्च येट, द बुक विल बी अवेलेबल इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स। Okay. लेकिन हम उसके उस कंटेंट के लिए हवाले से तफसील के साथ बात करेंगे। द ग्लोरियस वूंड जो है, it is a story of 10 brilliant minds, and between the words I've tried to tell my story also, because I have tried to document lot of emotions and lot of thoughts जो मैंने लिखे हैं कुछ 10-8 साल से जो मैं लिखता रहा हूँ। और जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं तो दे नो कि मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का। and I try to put things in perspective, whatever I see and whatever I feel actually. So the idea of the book is there are 10 different individuals which we will discuss in detail today. And the glorious wound is about discussing the three elements, तीन intrinsic elements about their personality. एक है नार्सिसिज्म, नरगिसियत। अब नार्सिसिज्म जो डिफाइन किया जाता है इन साइकोलॉजिकल टर्म्स, it is based on toxicity, it is based on abuse and manipulation, and it is based on gaslighting. लेकिन यहाँ पर जो नार्सिसिज्म, जिस नार्सिसिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्रिएटिव प्रोसेस है। और क्रिएटिव प्रोसेस प्रोसेस के जो लोग होते हैं, दिस इज द अर्ज टू बी सीन। बेसिकली वो चाहते हैं कि हमें नुमाया किया जाए, हमें स्पॉटलाइट मिले, हमें अटेंशन मिले, और हमारी आवाज बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचे। और ये नार्सिसिज्म जो है थोड़ा सा डिफरेंट नार्सिसिज्म है देन द ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल नार्सिसिज्म। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है आपका सफरिंग। हम जानते हैं कि जितने भी बड़े अजीम लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े सवाल चेज किए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े आइडियाज चेज किए हैं, they have suffered to the great extent for their ideas, because in the beginning they were outcasted, and they were suppressed and they were tormented by the society। और बाद में फिर जाके सोसाइटी को रियलाइज होता है कि इन लोगों के आइडियाज जो थे वो रेलेवेंट थे और इनको आउटकास्ट नहीं करना चाहिए था, और उनको एक्सेप्टेंस उनके मरने के बाद होती है। और ये लकी लोग हैं, ये वो लोग हैं
जिन्होंने अपने दर्द को डॉक्यूमेंट करके बयान किया है, जिनको एक्नॉलेज किया गया है। दिस बुक इज अबाउट एवरीबॉडी, जिसके पास ये पोटेंशियल नहीं है, या जो अपना दर्द एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसके बारे में है। और तीसरा जो एस्पेक्ट है उसका जो है क्रिएटिविटी, सफरिंग एंड नार्सिसिज्म, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रिलियंस, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रिएटिव पोटेंशियल, कॉग्निटिव पोटेंशियल दीज इंडिविजुअल्स हैव। आप देखेंगे कि एक तरफ से ये लोग इमोशनली एक टर्मोइल से गुजर रहे हैं, इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जो कॉग्निशन है, उनकी जो एक्यूरेसी है, फॉर एग्जांपल न्यूटन ने एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, he discovered gravity by looking at the apple falling from the tree. तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल सेट था इनके पास। The way he used to visualize things, the way he used to play with the shadows, and the way his understanding is about with the optics and with the color and with the ability to be seen, because जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन को टेम किया जाता है, समझा जाता है। तो बहरहाल दिस बुक इज अबाउट 10 individuals, and 10 individuals and three components which we are discussing in great detail: narcissism, creativity, and suffering. So this book tells the story of 10 individuals in this context. और मैं ये समझता हूँ ये किताब इसीलिए दो वजूहात की वजह से लिखना जरूरी है। एक, इसीलिए कि आई एम नॉट ट्राइंग टू ग्लोरीफाई पेन। मैं ये नहीं चाहता कि आप मातम करें या आप अपने दर्द को बयान करें या आप रोते फिरें। वो अलग बात है कि पूरा लिटरेचर आपका इससे भरा पड़ा है, शायरी और राइटर्स वगैरह वो मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं टू हैव एम्पैथी, टू अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, मैं आई वांट टू प्रमोट क्रिएटिविटी, द शेयर क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी अमंग बिलियन माइंड्स। और आज की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो लेंदी एंड एग्जॉस्टिंग क्रिएटिव प्रोसेस। यू नो, टू मेक अ ब्रेक थ्रू you have to go through a rigorous process, you have to go through a exhausting process। और उस प्रोसेस को हमने आज की जनरेशन को तैयार करना है कि भाई आपको अपनी ओरिजिनलिटी के साथ, अपनी स्टोरी के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, यू शुड बी एबल टू रिलेट इट एंड यू शुड बी एबल टू टेल दिस स्टोरी टू द ग्रेटर ऑडियंस। या जो भी, अगर आप राइटर हैं या अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं या अगर आप क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, so basically it is a success story of those who have made creative breakthroughs. It is a story about pain, and it is the story about narcissism and extraordinary creativity. It's a very, very, very good introduction, and I find it very interesting. And Amrad, Um, yeah, can you hear me? yes. So I said that's a very interesting introduction, and I believe that the listeners will find it very interesting as well. Um, so I have a very basic question. I mean, you talked about the primary idea behind this book, but I would really like to know that what was the tipping point that you just thought that I should explore this theme? Well, of course, the details we have discussed on of the screen, but for my audience, I want to tell uh, that there's a certain amount of considerable pain that I have beared in my life, and I wanted to write about it, and I wanted to relate it to science, and I wanted to relate it to philosophy, and I wanted to relate it to extraordinary people who have made a breakthrough. And because the alchemy, the exercise that creative people do is they have to translate pain into some kind of a potential. अगर आप अपने रॉ पेन को, अपनी तकलीफ को, उस दर्द को अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी पोटेंशियल में, तो फिर वो आपको सुसाइडल बना देता है। फिर आपके उसके उसके लिए मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं। यू कैन इट कैन ड्राइव यू इनसेन एंड क्रेजी।
Pain drives you crazy. Pain is it's not a good thing. It's a monster, and you have to fight those monsters. And the battle can last for decades and for long years. So आप एक लम्हे तक आप सोचते हैं कि enough is enough. Now I have to transform my pain into some kind of a literature. और हो सकता है कि अगर कोई और इस तकलीफ से गुजर रहा हो तो उसको भी कोई फायदा हो जाए. It's a very interesting point. So, in your book, you have actually discussed very different personalities from different walks of lives. My question would be that what was the basic motivation behind choosing these personalities, since they are not from the similar background? They have different backgrounds. Some of them are scientists, some of them are literary people, some of them are actually the from show business. So, what was the motivation behind choosing these personalities? Well, I would like to tell you about my favorite movie. My favorite movie is Rockstar. Have you seen that movie, Rockstar? I have seen that. Yes, yes. तो रॉकस्टार मूवी में एक सीन है. इम्तियाज अली आल्सो, इम्तियाज अली इज माय फेवरेट डायरेक्टर. वो उसको आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं. जब वो रणबीर कपूर जाता है कैंटीन पे खटारा भाई के पास, और खटारा भाई उसको कहते हैं कि तुम अजीम नहीं बन सकती, यू कैन नॉट बिकम ग्रेट, क्योंकि तकलीफ चाहिए होती है, दर्द चाहिए होता है. और वो तुम समोसों की लड़ाइयाँ कर रहे हो, चटनियों की लड़ाइयाँ कर रहे हो. एंड दैट सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल सीन. I एंड remember that इट scene. वाज Yes. रिटन, है ना. सो दैट उससे 2012 में मेरे ख्याल में रॉक स्टार मूवी आई थी, और आई वाज गोइंग थ्रू लॉट इन माय पर्सनल लाइफ. सो आई रिलेट टू इट कि अच्छा अच्छा, तो जब तक जिंदगी में दर्द ना हो ना, तो तब तक कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता. तो you have to have a your own kind of a pain and story. So what was your question again? I forgot. हाँ, ये डिफरेंट फील्ड से क्यों चूज किए? बिकॉज यू you see there's a pattern कि हर ब्रेक थ्रू के पीछे मैं ये नहीं, यू कैन डिसएग्री विद दिस थीसिस एंड assumption कि जरूरी तो नहीं है कि कोई दर्द का मारा हुआ हो तो वही ब्रेक थ्रू कर सकता है, और कोई एक हैप्पी हैप्पी गो लकी फेलो व्हाई कांट दे मेक अ ब्रेक थ्रू. बट आई थिंक if you look at the pattern, it's a human nature के पास जो क्रिएटिव अर्ज आती है, जो क्रिएटिव फ्यूल होता है, दैट इज उसके पीछे एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है. और ये मुख्तलिफ फील्ड्स के साथ इसीलिए मैंने रिलेट किया है, बिकॉज आई एम एजुकेटर. I want to encourage the students of physics. I want to encourage the students of literature. I want to talk about media, filmmaking. I want to talk about हमारी जो है परवीन शाकिर, और उर्दू लिटरेचर की बहुत बड़ी शायरा. तो ये जब हम डिस्कशन कर रहे थे अपने स्टूडेंट्स के साथ, मारवी और शिफा के साथ, कि हम कौन कौन सी पर्सनालिटीज को इनकॉर्पोरेट करें, तो एक स्टेज ऐसा आया जब हमने सोचा कि वी शुड नॉट इंक्लूड परवीन शाकिर, but we should include Lady Diana. And I discussed it with my father, and my father was of the opinion कि yes, Lady Diana को इंक्लूड करें, परवीन शाकिर तो बिल्कुल छोटे लेवल की शायरा. मैंने कहा नहीं, हमने हमारा मेरा ख्याल ये था कि पाकिस्तान से कुछ होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन. और पोइट्री इज वेरी पावरफुल. परवीन शाकिर ने जिस तरीके के साथ एक माहौल में एक पोस्ट जियाउल हक पॉलिटिकल सिनेरियो में पोइट्री की है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था. तो ये जो 10 हमने पर्सनालिटीज चूज की डिस्कशन के बाद, ग्रेट ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, डिस्कशन के बाद हमने चूज की. और हमने कहा कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप किसी भी फील्ड से हों, आपका डिसिप्लिन कोई भी हो, whatever the walk of life you go through, pain will hit you, and when the pain will hit you, and if you have some kind of a basic intelligence, you will make something out of it. और वो ब्रेक थ्रू जो होगा, जो आप स्टोरी जब आप बताओगे, जब आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे साइंटिफिकली या किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट मिरेकल्स फॉर यू. एंड दैट इज द काइंड ऑफ क्रिएटिव ब्रेक थ्रू दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. मेरे ख्याल से अब उन पर्सनैलिटीज की तरफ चलते हैं, उन शख्सियात की तरफ जाते हैं जिनका जो है आपने अपनी किताब में जिक्र किया है, और बड़े दिलचस्प तरीके से आपने उनको बयां किया है. जब
मुझे आपने प्री पब्लिश वर्जन इस किताब की भेजी है। थैंक यू फॉर दैट। आई फील वेरी ऑनर्ड। when I started reading it, honestly, I did not want to put it down, even though आपने अपनी किताब में लिखा भी है कि this is not a book you would like to read in one go. But still, I wanted to read it in one go. Uh, uh, it was very fascinating, and the personalities you have discussed there, of course, I would say I feel very happy to say that I knew all of them. Uh, वन वे और अनदर कहीं ना कहीं से जिंदगी में उनका सामना हुआ है। किसी के आर्ट के थ्रू, किसी की कोई मूवी देखी उसके थ्रू, किसी का कोई सॉन्ग सुन के उसके थ्रू। परवीन शाकिर का जिक्र आपने किया, उनकी शायरी सुन के। तो इस तरह से एक एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से आपने उनको बयां किया है अपनी इस किताब में। तो चलते हैं पहली शख्सियत की तरफ, जो कि फ्रांज काफका है। ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स, ऑथर्स एज वेल। और काफका की कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपने जो है उनकी किताबों के बारे में, द मेटामॉर्फोसिस हो, द ट्रायल हो, द जजमेंट हो, द कासिल हो, आपने इन सब का जिक्र किया है। काफका ऑफ कोर्स वाज अ वुंडेड सोल, एंड जो उन्होंने जो है अपने अपने जो भी जो किताबें आई हैं बाद में, उस जमाने में तो वो डायरी में लिखते थे, बाद में वो किताबों की शक्ल में आए उनके गुजर जाने के बाद। तो काफका की जिंदगी का वो कौन सा पहलू है जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अपीलिंग होगा आपके रीडर्स के लिए? अपीलिंग, आई डोंट नो, काफका की जिंदगी को अपीलिंग कहा जा सकता है नहीं, लेकिन हिज रिलेशनशिप विद हिज फादर सर्टेनली, जिस तरीके के साथ उसने जो लेटर्स लिखे हैं अपने फादर को। मैंने तो काफका की पूरा किताबें मंगाई हैं, और आई एम स्लोली ट्राइंग टू रीड इट। आई थिंक द जो फादर है, ही इज वेरी डोमिनेटिंग एंड ही इज वेरी लाउड, और वो ही काफका इज जस्ट अ क्लर्क, और वो ही इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड मैन, एंड उनका स्टेटस कुछ ज्यादा अच्छा है इस सोसाइटी में। तो द अब्यूज कम्स फ्रॉम अ फादर, द वूंड कम फ्रॉम अ फादर। और वो काफका उसको उसी चीज को बार बार लिखता है द ट्रायल में, कि जब वो समझता है कि मेरा कोई कसूर है, मैं इस दुनिया में पैदा हो गया हूँ, या कभी वो इंसेक्ट की एक 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 एक, क्या कहना चाहिए, एक कीड़े मकोड़े की तरह फील करता है। he feels so little, he feels so guilty, he feels so tiny, and he feel like insect, and that says a lot about his father. और बाद में जो उनकी इंटरेक्शंस रहे हैं उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ, मेलिनी वाज वन ऑफ द गर्लफ्रेंड, जो मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन जो है वो पेपर पे रहा है, लेटर्स के थ्रू रहा है, जिसके साथ वो 2 बार इंगेज हुआ, उसके बाद फिर वो इंगेजमेंट टूट गई। और काफका फिर तो कभी कभी ये भी कहता है कि परहैप्स आई एम नॉट फिट फॉर एनी फंक्शनल रिलेशनशिप्स। और अंदर से उसको खाई जा रही है बहुत सारी चीजें। ही डोंट वांट टू बी सीन। वो चाहता था कि उसका काम पब्लिश ना हो, कोई इसे पहचाने ना, कोई इसे जाने ना। तो काफका का जो नार्सिसिज्म, वो ये नहीं है कि ही वांट टू बी सीन, बट ही वांट्स टू गो इनविजिबल। द एबिलिटी कि वो डूब रहा है, ही सिंकिंग, और उसका दिल डूब रहा है, उसकी रूह जो है जख्मी है। और उस लिटरेचर को जब उसने डॉक्यूमेंट किया, जब उसके फ्रेंड ने, मैक्स ब्रॉड ने उसको जब पब्लिश किया, तो वी ऑल कुड रिलेट टू दिस फीलिंग्स, वी ऑल फील दैट, एंड दीज फीलिंग्स वर यूनिवर्सल। और अब तो आपको पता है कि काफका का एक लिटरेरी स्टाइल भी है, जिसको हम क्या कहते हैं उसको, काफिस्क्यू, कैफिस्क्यू उसको कहते हैं, है ना। तो वी कुड रिलेट टू इट, जब वो बातें वहां पर बताई गई। तो मैं समझता हूँ कि इंसान के इमोशन को डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और आज के जमाने में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग, व्हेन द chatbots are talking to us, when the robots are the future, this feeling is very sacred feeling. This interaction, the value of this thought, the value of originality, the value of the emotion, uh, it's very important and it's very rare. और आपको मुझे पता नहीं है कि काफका को लोग पढ़ते होंगे बिल्कुल, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके हमें सिंधी में और उर्दू में भी पढ़ाना चाहिए बच्चों को, कि भाई आपका जो इमोशनल क्राइसिस है
उसका उसकी बहुत सारी सतह हैं, उसकी बहुत सारी सरफेस है, एंड यू हैव टू डाइसेक्ट योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। जब तक आप अपनी क्राइसिस को, जब तक आप अपनी आइडेंटिटी को, जब तक आप अपने ईगो को नहीं समझेंगे, तो तब तक यू डोंट नो कि पीपल, लोग कैसे हैं, सोसाइटी कैसी है। जो काफका का एक अमेरिका अमेरिका के ऊपर एक वो है, नॉवेल है, वो भी मैंने शुरू किया था अभी समर में, जिसमें वो एक बंदा जो अमेरिका जा रहा है और ही फील्स लाइक आउटसाइडर, इमिग्रेंट्स पे उसका उसका बहुत अच्छा एक डिस्कोर्स है। So he is not acceptable. He does not belong to anybody. He don't want to be seen. He feels like insect, and he feels like belittled, and he wants to die. But in the long run, उसके literature से he is protesting, he is resisting, he is writing, he is saying कि I exist, he is saying कि मेरी feeling important है। वो कहता है कि मेरा मेरा वजूद बड़ा जरूरी है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में, और अच्छा, मुझे फिर मुझे किताब पढ़ने के बाद ये रियलाइज हुआ कि काफका का चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है। ये मैंने डिस्कस किया कि हमने जब प्रिंटिंग के लिए दे दी सब, तो काफका का चैप्टर मेरे ख्याल में 7 या 8 पेज का है, और दूसरे चैप्टर्स बहुत लंबे हैं। तो मुझे लगता है कि काफका के ऊपर और ज्यादा लिखा जाना चाहिए था। बिल्कुल। बिल्कुल, वैसे अब अगर काफका के बारे में अगर लिखना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से कलम की स्याही जो है वो शायद कम पड़ जाए। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी काफका को पढ़ा है। बहुत ज़्यादा मैं उनके लिटरेचर से इन्फ्लुएंस भी हुआ हूँ। और अभी भी मेरे बुक शेल्फ में काफका की किताबें रखी हुई हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप, आई थिंक आप जब लिख रहे थे तो एक कोई लिमिटेशन होती है किताब के हवाले से, किस कौन से पहलू उनकी ज़िंदगी के इंक्लूड किए जाएं, कौन के ना, कौन से नहीं किए जाएं। But still, the way you have portrayed Kafka's work in your book, it's very fascinating, and I believe the readers are going to enjoy it very much. So let's move ahead. अपने जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जो जो सेकंड पर्सनालिटी, जो दूसरी शख्सियत आपने डिस्कस की अपनी किताब में, फोनगो, और उनको आपने बोला है कि द पेंटर हु लेड लाइफ। और उनके बारे में आपने लिखा है कि हिज नार्सिसिज्म वाजंट लाउड, इट वाज हंग्री। सो मेरा सवाल ये है कि क्या ये चीज उनके उनकी खुदकुशी, उनकी सुसाइड की वजह है? व्हेन व्हेन गव तो आई डोंट नो, व्हेन गव करना चाहिए या व्हेन गो पढ़ना चाहिए। व्हेन गो मेरे ख्याल में जो है, वैन गो। आई अच्छा, यहाँ पर आई वांटेड टू इंक्लूड समवन फ्रॉम आर्ट, और आर्ट की मुझे अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। आर्ट, आई डोंट नो कि उनकी जो पिक्चर्स हैं, उनकी जो पेंटिंग्स हैं, वो किस तरह से ट्रांसलेट होती हैं, और किस तरह से उन्होंने जो काम किया है स्टारी नाइट, और जो उन्होंने काम किया है सारा का सारा। लेकिन उनका जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो भी बड़ा एक रेडिकल क्रिएटिव प्रोसेस है। उसमें उस चैप्टर में एक एक लम्हा आता है जब उसको एक और आर्टिस्ट मिलता है, जिसमें वो कहता है कि वी शुड कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर, एंड बिकॉज़ वो सो लोनली एंड दे टॉक अबाउट आइडियाज एंड आर्ट्स, लेकिन वो कोलैबोरेशन हो नहीं सकती। तो ही गेट्स वेरी डिसअपॉइंटेड। और कुछ उसमें एविडेंसेस ये कहते हैं कि उसने अपना कान जो है वो काट दिया, और कान काट के एक बार में एक जाके प्रोस्टिट्यूट को जाकर वो कान देकर आ गया, और वो प्रोस्टिट्यूट देखती है कि ही गिफ्टेड मी द ईयर। तो इट सेज नॉट अबाउट हिम कि आई मुझे सुना जाना चाहिए। और सोसाइटी के बारे में तो मेरा ख्याल तो ये है कि जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, आई थिंक दिस बुक लार्जली टॉक्स अबाउट डेथ। डेथ, जो क्रिएटिव लोग होते हैं दे थिंक अबाउट डेथ एवरी सिंगल डे, और बहुत सारे लोग अपने ही हाथों अपनी जान गंवा देते हैं। और बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट बैटल ऑफ थॉट्स, इट इज अ कांस्टेंट बैटल ऑफ स्ट्रगल। You have to confront every monster, you have to confront every thought, and you can clearly see कि मेरे अंदर से क्या आइडियाज निकल रहे हैं और दुनिया में क्या सिलसिले चल रहे हैं। तो आई थिंक that could be the cause of the death. So he wanted to be a hungry narcissist, and he died at his own hand. Like he could only sell one painting in his own entire life, and then after his death, he became a phenomena larger than the death, larger than the life.
और he had a legacy and because his brother believed him. एक इसका भाई था जो उसको पैसे भी भेजता था, उसका ख्याल भी रखता था. He could understand and he could see कि ये कितना इम्पोर्टेंट और बड़ी बड़ी महरूमी वाली जिंदगी गुजारी है वैन गॉग ने. नॉट एक्सेप्टेबल, बीमार, गलियों पे सड़कों पे बेबसी और मुफलिसी वाली जिंदगी गुजारी है. बट व्हेन यू लुक एट हिज वर्क टुडे, यूरोप में अगर रेनेसांस, पोस्ट रेनेसांस, जब आर्ट और लिटरेचर रिफॉर्म हो रहा था, तो यू कैन सी हिज पेंटिंग, एवरीबॉडी appreciates art and everybody talks about it. I mean, everywhere you go, you will see his paintings. There is no doubt about that. मतलब मरने के बाद जो है वो फिर आपके काम को इज्जत मिलती है. दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है. और अनफॉर्चुनेटली अभी भी कुछ ऐसा ही है. जब हम अगर अपने ही माशरे की बात करें, अपने इर्द गिर्द बात करें, जितने लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, उन जब वो होते हैं तो उनके होने का हमें एहसास नहीं होता. और जब वो गुजर जाते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि ये लोग भी हमारी जिंदगी का हिस्सा थे, ये लोग भी थे. तो मेरे ख्याल से फोनगो जो भी थे, तो वो भी, उनका भी कुछ ऐसा ही हाल रहा होगा अपनी जिंदगी में. लेकिन अभी उनका जो काम है वो सदियों तक जिंदा है. और मुझे लगता है वो बाहयात जिंदा रहेगा. जब तक जो है वो आर्ट को अप्रिशिएट करने वाले लोग होंगे, तब तक उनका नाम जो है वो अ, याद रखा जाएगा. मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ते हैं जरा. और अगली जो पर्सनैलिटी आपने डिस्कस की थी वो थी सर आइजैक न्यूटन की. और उनके जो डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटी है, जिसका आपने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, नॉट फ्रॉम द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम द वे दैट इट हेल्प्ड हिम टू बी हु ही वाज. एक पॉइंट पे आपने ये भी मेंशन किया है कि न्यूटन जो है डिड नॉट थिंक, ही ऑब्सेस्ड. एंड आई वाज वंडरिंग, हाउ डिड यू रीच टू दिस कंक्लूजन? आप इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे? ये जो है, was it the obsession that made अच्छा, him achieve? यहाँ पर मैं एक और बात बताना, चाहता हूँ कि दिस बुक इज, डोंट डोंट कॉल दिस बुक. पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिस बुक इज नॉट अ फैक्चुअल बुक. मतलब देयर कुड बी अ contradiction, a factual contradiction. I don't claim that I'm the authority on the biography of these individuals. I am not the authority. एक छोटे से किताब में these 10 individuals were greater and larger than life. तो यहाँ पर मैंने अपना कुछ कॉमन सेंस भी इस्तेमाल किया है. I have used my imagination. If you have read the book, you will realize largely I have used my own impression, my own perception about these individuals. So I've seen a lot of documentaries about Isaac Newton. Or Isaac Newton, what makes him different is his ability to observe. और वो एक बचपन में he used to play shadow games. शेडो गेम्स में वो ही कुड प्रिडिक्ट कि ये शेडो जो है कितने टाइम में यहाँ तक आएगा एग्जैक्टली, एंड ही यूज्ड टू प्ले दैट गेम विद द किड्स. तो आई थिंक दैट मेक्स हिम वेरी डिफरेंट. एंड द एबिलिटी देखें ना आप, दुनिया में बहुत सारे दरख्त हैं सेब के. रोजाना की बुनियाद पे सेबों के जंगल होंगे, सेबों के गार्डन होंगे. रोजाना की बुनियाद पे थ्रू आउट और हिस्ट्री बहुत सारे सेब गिरे होंगे, लोगों ने सेब खाए होंगे, सेब गिरते हुए देखे होंगे. लेकिन a sudden person, a suddenly he was sitting and an apple fell down, and apple fell down and he asked the question. The question was not कि ये apple क्यों गिरा. सवाल ये था, if the apple is falling, why the moon and sun is not falling down? So that question was a great question. इसीलिए हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स को कि ask good questions. When you ask big questions, you discover great answers. तो उसके नतीजे में उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर की, उसकी इन्वेंट की या बताया. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वट एवर द ऑब्जेक्ट दैट वी हैव ऑन अर्थ विल फॉल फ्रॉम द सेम रेट. वो जो हम फिजिक्स में पढ़ते थे, आप हाथी को फेंकें या सुई को फेंकें या छोटे से बटन को फेंकें,
they both will fall down with the same rate together, भले उनका mass of body कोई भी हो, so that change physics forever. They change cosmology forever. They change our understanding about Earth, about our physics, about our reality. कि भाई अच्छा, दूसरा जो न्यूटन है, न्यूटन के बारे में आपने एक मूवी, इंडियन मूवी देखी होगी, न्यूटन, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर होता है और वो एक गांव में इलेक्शन कराता है। तो उसमें एक मैंने एक क्लिप देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम जो इलेक्शन कराने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें तुम्हारा नाम न्यूटन है, तुम्हें पता है न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने यह किया था कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। आप कोई भी हो, आपका ऑर्बिट कोई भी हो, आप बिकॉज दिस, मैं ये इसीलिए कहता हूं कि ये जो बड़े बड़े माइंड्स हैं, दे कंस्ट्रक्ट ट्रूथ, they are the vessels of truth. They tell you the truth. And when you construct the truth, you understand the laws of universe. And the laws of universe are based on the laws of divine. These are based on the laws of justice and fairness and accountability and truth. तो हम इंसान जाति करते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है। लेकिन नेचर के कॉन्टेक्स्ट में तो ये मैंने उसमें न्यूटन जो फिल्म थी उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका सवाल ये था कि हाउ डू आई नो ही इज ऑब्सेस्ड। इफ ही इज नॉट ऑब्सेस्ड, अगर वो ऑब्सेस नहीं होता, तो आई डोंट थिंक वो इतनी माइन्यूट डिटेल पर ये इन्वेंट कर पाता या सोच कर। दूसरा ये कि साइंटिफिक सोसाइटी में ये कंसेंसस मौजूद है बाय एंड लार्ज। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि न्यूटन इज द ग्रेटर साइंटिस्ट देन आइंस्टाइन। Einstein raised Einstein got fame in the later stage of his life, and Newton बहुत यंग एज में भी उसने हासिल कर लिया था बहुत कुछ। लेकिन ये है कि ही वाज देयर वाज अ सेंस ऑफ कंट्रोल, और उसके लिए आपको पता है कि हमने बताया है कि न्यूटन जब 3 साल का था, तो उसकी माँ ने उसके स्टेप फादर के साथ शादी कर दी थी, और स्टेप फादर बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड था, और स्टेप फादर ने उसको ओन करने से मना कर दिया था। एंड न्यूटन वाज वेरी अपसेट अबाउट इट कि 3 साल की उम्र में मुझे, मेरी माँ ने मुझे छोड़ के चली गई और स्टेप फादर ने मुझे एक्सेप्ट करने से छोड़ दिया। तो न्यूटन की एक डायरी बाद में मिली थी आफ्टर हिज डेथ, जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज में बताया जाता है, डायरी ऑफ सेंस। डायरी ऑफ सेंस में न्यूटन ये लिखते हैं कि मेरा दिल करता है कि एक घर हो, और एक घर में मेरी मेरी माँ हो और मेरा स्टेप फादर हो। उस घर में मेरी मेरी माँ और स्टेप फादर को बंद करके उस घर को मैं आग लगा दूं। तो देयर वॉज एंगर, there was the feeling of being treated unfairness, and that is the childhood trauma उसके पास था, और ingrained आपका ये identity का हिस्सा था, जिसको वो लेकर चल रहा था। तो इसीलिए he wanted to control everything, he wanted to control the planets, वो चाहता था कि मेरे इशारे से सारी चीजें जो है वो चलें। और आई बिकॉज एज अ क्रिएटिव पर्सन यू आल्सो वांट टू प्रूव कि देखिए मैं चला रहा हूँ चीजों को। इट्स लाइक अ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ गॉडली फीलिंग when जब आपके सामने चीजें अया होती हैं, या चीजें अपने आप को मैनिफेस्ट करती हैं, जब आपके सामने राज खोलना शुरू होते हैं, इल्म के दरवाजे खोलना शुरू होते हैं, तो आप बताते हो कि मुझे पता है। और आपको, आप जानते हैं कि इल्म जब आता है आपके साथ, इल्म अपने साथ एक तकब्बुर भी लाता है, एक एरोगेंस भी लाता है। तो मेरा तो इसके बारे में यही राय है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ फिर से ये गुजारिश कर रहा हूँ, या उन लोगों से जो ये किताब पढ़ना चाहते हैं, डोंट ट्रीट दिस बुक एज द बुक ऑफ फैक्ट्स। इट इज द बुक ऑफ इमोशंस, इट इज द बुक ऑफ आइडियाज, it is the book of assumptions, it is the book of trauma, and it is the book of pain. I think it's what the perspectives you have discussed in your book are completely different than the way we know these people. I mean, Isaac Newton का नाम सुन के हम जैसे लोग जो साइंस से दूर भागते थे स्कूल के दिनों में, उन्होंने तो उनको सिर्फ एज ए साइंटिस्ट ही हमेशा सोचा है, उनके इन जिंदगी के बाकी पहलुओं के बारे में कभी नहीं सोचा। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से आपने अपनी किताब में उनके जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस किया, उनको डिस्क्राइब किया है, मेरे ख्याल से वो काबिल तारीफ है, काबिल दीद है। और उनको जो है वो बिल्कुल जब भी कोई बैठ के पढ़ेगा तो उन्हें अंदाजा होगा कि बियॉन्ड दीज ग्रेट अचीवमेंट्स व्हाट वाज हाइडिंग इन दीज पर्सनालिटीज, स्पेशली अगर हम आइजैक न्यूटन की बात करें। तो मेरे ख्याल से हम अभी ज़रा आगे बढ़ते हैं। जो अगली पर्सनालिटी आपने डिस्कस की थी वो थी स्टीफन हॉकिंग की।
अपनी किताब में आपने डिस्कस किया उनको। और अगर हमारे मौजूदा दौर में अगर देखें तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उनको रिकग्निशन मिली है। um, और ही इंडीड ऑफ कोर्स कैरिड द इमेज ऑफ होप, जैसे आपने अपनी किताब में लिखा है। तो आप मुख्तलिफ लफ्ज़ों में उनकी ज़िंदगी को कैसे बयान करेंगे? आपकी आवाज कट गई थी, थोड़ा सा सवाल रिपीट करें। स्टीफन हॉकिंग को आपने अपनी किताब में डिस्कस किया है, ही वॉज द वन हु कैरिड द इमेज ऑफ होप। तो आप उनकी ज़िंदगी को मुख्तसर मुख्तसर लफ्ज़ों में कैसे बयान करेंगे? Well, I think when we talk about pain and when we talk about tragedy and when we talk about suffering, आपके सामने स्टीफन हॉकिंग की एक तस्वीर नजर आती है. He is sitting on a wheelchair. He cannot move his body, and he had to use this machine to communicate with the world. अच्छा, इसकी एक मूवी भी है, स्टीफन हॉकिंग पे मूवी मुझे याद है, एक आई थी, वो मैंने देखी थी, वो बहुत ज्यादा इमोशनल मूवी है. इट वाज, आई कांट रिकॉल द नेम अभी. बहुत आई वाज मूव्ड बाय दैट मूवी आल्सो. तो स्टीफन हॉकिंग का इम्पैक्ट मेरे दिमाग में था. आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अच्छा, यहाँ पर देखें ना, उसकी उसकी लिमिटेशन ये है कि ही कैन नॉट मूव, ही कैन नॉट गेट आउट ऑफ हिज चेयर. और the discovery that he is making, he's talking about Big Bang, and he's talking about planets and orbits, and he's talking about the ब्लैक होल। space, wider space. So basically, that is the ambition, that he wants to fly, he wants to go beyond Earth, he wants to reach the other horizon of the sky. And the reality of the situation is he cannot get up. So that ambition, that urge, has forced him to become a better physicist. Or Stephen Hawking was very humorous, very funny person. और उनके जो जोक्स हैं, आप उनके लेक्चर्स में देखेंगे, ही विल क्रैक जोक्स एंड ही विल वेरी प्लेजेंट पर्सनालिटी. एंड वेरी ही विल जहाँ पर वो जाते थे तो महफिल बना देते थे कन्वर्सेशंस के साथ. एंड वेरी स्टिमुलेटिंग एंड वेरी engaging, persuasive kind of a person. तो वो तो हमने स्टीफन हॉकिंग को तो हमने अपनी जिंदगियों में देखा है, इज अ वेरी रिसेंट फिनोमेना. और बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट के साथ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंडेवर, जिस तरीके के साथ उन्होंने काम किया. आई थिंक दैट दैट वाज. तो बहुत खूब, आपने स्टीफन हॉकिंग के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताई हमें। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं। हम अगर अब बात करते हैं स्टीव जॉब्स के बारे में। दुनिया उसको उनको जानती है एप्पल की वजह से। वुड यू केयर टू टॉक अबाउट हिज लाइफ बियॉन्ड एप्पल? मतलब एप्पल जो जो कंपनी है उसके अलावा उनकी ज़िंदगी कि कौन से दिलचस्प पहलू थे जिनके बारे में हम शायद वाकिफ ना हो, अगर अगर हों भी तो शायद हम सिर्फ उनको उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से हम उनको देखते हैं नॉर्मली। एक टी शर्ट पहने हुए, जीन्स पहने हुए आके एप्पल के प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते थे जब वो हयात थे। तो उसके उनकी उसके अलावा उनकी ज़िंदगी के कौन से पहलू हैं जिनका आपने अपनी एक तो किताब में जिक्र किया? एक एक तो ये है कि ही वाज ऑर्फन. हिज पेरेंट्स रिफ्यूज टू accept him. He was adopted. Steve Jobs was adopted. और आई थिंक दूसरा ही ये है वाज कि he सॉरी, was very. I think he was adopted. His parents wanted to send him for adoption, anyways. Was it like he was not orphan, right? हाँ, his parents did not accept him. His parents did not accept him. Yeah, The real parents. yeah. They sent him for adoption, so So, he was adopted. and that feeling remained with him for the rest of his life. And also he was अच्छा, यहाँ पर जो नार्सिसिज्म इसका है, स्टीव जॉब्स का, he was very aggressive and he was ruthless. बहुत सारी स्टोरीज जो जिन लोगों ने उनके साथ एप्पल में काम किया है, दे रिपोर्टेड है, उनको मेंटल हॉस्पिटल तक हॉस्पिटलाइज हुए वो लोग, इतना अब्यूज करते थे. और ही वाज, क्योंकि परफेक्शनिस्ट थे, स्टीव जॉब्स वाज परफेक्शनिस्ट एंड ही वांटेड टू गेट थिंग्स डन. और बहुत ज्यादा रुथलेस, इनकंसिडरेट, एम्पैथी नहीं है इनमें.
काइंड नहीं है, बहुत ज्यादा अब्यूजिव है। तो ये उनकी फील्ड में, लेकिन इसके बावजूद ही हैज अ सेंस ऑफ एस्थेटिक्स। What makes Apple is the idea that people are willing to pay a higher price if you give them the quality that they need. और वो जो माइंड है एप्पल के पीछे, वो स्टीव जॉब्स का है। और वो उसमें ये है कि because he was so delicate about the ringtone, about the touch, and about the feel of the, तो बेसिकली डिजिटल मशीन्स को, डिजिटल एक सेल फोन को, he wanted to give a feeling, और that's what Steve Jobs has done his all life। और उसमें एक एक स्टेज ऐसा आया जब स्टीव जॉब्स को निकाला गया था एप्पल से, और and then he came back and then he proved himself by working on the other projects। और he is a, जाहिर सी बात है, जब then when he died, तो वो तो अभी मेरे ख्याल में डेथ हुई हमारी जिंदगी में स्टीव जॉब्स की। तो लॉट ऑफ पीपल रोट, I remember I also wrote about him, he has revolutionized the cell phone industry for us, how we communicate and how we talk। and तो मेरे ख्याल में स्टीव जॉब्स एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ही गेव अ लीप ऑफ फेथ to us, because the touch screen, मतलब एक बहुत बड़ा जंप है ना ये हमारी टेक्नोलॉजी में। वी यूज टू यूज द कीबोर्ड्स बटन्स, हमारे पास ब्लैकबेरी था, हमारे पास दूसरे सेल फोन से, बट ही ब्रॉट द टच स्क्रीन, एंड विथ द टच स्क्रीन सेल फोन्स, इट चेंज एवरीथिंग फॉर अस। और इसके इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो स्पेसिफिकली तो उसको एड्रेस कर सकता हूँ। Yeah, I think that describes pretty much it about his life because I just wanted to listen at what aspects of his life have you discussed in your book, and I believe that you have discussed them very aptly. Uh, I would like to move ahead, and I think the next personality we are going to talk about, one of my favorite actors, Oh Captain, My Captain, Robin Williams. When I listen to his name, his character of Mr. Keating comes to my mind, where he describes to the students that we don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are part of the human race. The human race is full of passion. Medical, law, business, and engineering are noble professions and necessary to sustain life. But poetry, music, romance are the things what we live life for. Uh, Yes, so I would like to listen more about Mr. Robin Williams and his work and his struggle you have discussed in detail in your book. But one thing which shocked many of us, including myself, I believe you are also shocked as well, that when he committed suicide, I I have a very simple question, of course, and I question myself as well about it. Had he been alive, I would have asked him myself, or if there was a way I could communicate to him that why did he commit suicide, and don't you think his suicide contradicts the way he lived his life? I think I think and I thank you for reminding that scene. It's a very beautiful scene, and a lot of other scenes that we did। Of course. आर्ट टीचर एंड म्यूजिक टीचर, मतलब वो हम कह रहे हैं कि रॉबन विलियम्स ने जो पहले, बहुत पहले शाहरुख खान के मोहब्बती वाला किरदार अदा कर दिया था। शाहरुख खान तो बाद में आए थे Yeah. गुरुकुल में, लेकिन ही वाज द फाइनेस्ट एक्टर जो बहुत पहले आए थे। सो somebody who inspires you through his work, and he was a very funny person, he was a very humorous person, full of life, full of ideas, full of truth and authenticity। बट आई थिंक ये जो आपने सवाल पूछा कि सुसाइड क्यों किया, सुसाइड देखिए एक बहुत बड़ी तन्हाई है। अ, और एक स्टेज ऐसा आता है क्रिएटिव प्रोसेस में व्हेन यू से कि these this applause and these appreciations and this stage and these audiences, I was not even chasing this, I don't need this। You see, again I will like to go back to the Rockstar movie।
रॉकस्टार मूवी में जब वो रणबीर कपूर कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। तो बेसिकली दे आर चेजिंग समथिंग हायर देन व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग। आपकी जो प्रोडक्ट है, क्रिएटिव प्रोडक्ट जो है, आप जो हो, आप जो बन गए हो, या आपने जो लिखा है, जिसके पीछे जो लोग आपके साथ रिलेट करके उस काम के पीछे लग रहे हैं, लेकिन यू स्टिल वांट टू क्लाइंब हायर डायमेंशन, and you still want to acquire something higher कि what is truth, who am I, मैं क्या कहाँ जाऊंगा, मरने के बाद क्या होगा। I want to give love and I want to give empathy, I want to inspire and I want to give kindness. I feel depressed, I'm angry, there's an anxiety going on, and how do I control this, how do I fight this? I have to get up every day and inspire every day. That's what we have to do as creative being. That's what being human being is in modern society, in human life. और इसकी इसी के नतीजे में ही हम ये सब कुछ करते हैं। और जब आप ये करते हो तो फिर जाहिर सी बात है, प्रेशर्स भी आते हैं, मसाइल भी आते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज आई डोंट नो कि व्हाट वाज द थॉट, व्हाट वाज द मॉन्स्टर व्हिच किल्ड यू। The thought of suicide comes again and again. It is a very addictive thought. Once you start thinking about suicide, it will come back again and again. सो एक रात ऐसी आती होगी इनके इनकी जिंदगियों में, एक लम्हा ऐसा आता होगा when they are convinced कि इनफ इज इनफ। मैंने इसीलिए आपको बताया सबसे बड़ी ट्रेजेडी इनकी जिंदगी में ये होती है कि ये क्रिएटिव लोग दे डाई एट देयर मर्सी ऑफ देयर ओन हैंड्स, दे किल देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड इज शॉक्ड because it is they are not chasing fame, they are not chasing for money, they do not need acknowledgement, they were doing something else, and what they were trying to do, they are always feel short of it। उनको और ज्यादा करने की जरूरत होती है, एंड दे आर एक्सॉस्टेड। और इसमें वो फ्रेंड्स वाले जो करेक्टर हैं हमारे, उसका भी बड़ा सदमा पहुंचा था मुझे। क्या नाम था उनका, फ्रेंड्स वाला मैथ्यू सरकास्टिक पेरी। करेक्टर? मैथ्यू पेरी। हाँ, मैथ्यू। he was struggling with Matthew Perry. He was struggling with alcohol and such a funny guy, full of life, spotlight character of Friends। तो ये इट्स वेरी नॉर्मल, ये होता है लोगों के साथ। I mean, I understand ये होता है, and I wish that he could discuss that with someone. He could seek some help. But as you said, that they have their own way of thinking, their own way of dealing with it. But for the listeners, this is disclaimer. Please, if you're going through such thoughts or anything, please seek help. Please talk to your loved ones who are around you. There's no way that one should glorify suicide. Those who have committed it, that was their way of dealing with it. But if you are going through such thoughts or anything else, if you're struggling with mental health, please go and seek help. So we can move ahead with our discussion now. Let's move to Michael Jackson. We know him as a king of pop. How about you talk about his rebellious nature? Michael Jackson had a rebellion side as well, which you could see in his songs. He was a songwriter, a singer, and very great performer, a king of pop. So could you please shed some light about his rebellious nature? वो जो उनके अंदर कोई एक इनकलाबी जो रूह थी, उसके बारे में जरा कुछ बयान करें, और जिसका देखिए तज़किरा आपने भाई, अपनी हमारा किताब में बहुत खूब किया है। the the sentiment, the public sentiment, historically, whatever that kind of person is, whether he is from military, whether he is a politician or writer, audience likes rebellion. We as an audience love rebellion. Somebody who is confronting the main discourse, somebody who is questioning the major mainstream ideas। लेकिन मैं रिबेलियसनेस पे तो हम आते हैं, तफसील के साथ बात करेंगे, लेकिन उसके साथ आई वांट टू टॉक अबाउट चाइल्डहुड। वो जो नेवरलैंड उन्होंने बनाया था, माइकल जैक्सन ने, नेवरलैंड, जिसमें स्कैंडल्स हुए थे बहुत ज्यादा इन हिज लेटर बिल्कुल। लाइफ इन 90s। आई थिंक that came from a deeper urge that he did not get a chance to enjoy his childhood। Hmm. What do you think? Do you agree with that? Of course, that's a very good perspective. Yes. He got the stardom at very
early age, and his obsession with the kids and children, वो तो I don't know, हो सकता है तो कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया होगा, उसको कोई पीडोफाइल है या कुछ है, या बाद में एविडेंस आया तो उसकी सेकेंडरी थी, उसने जाके आके बताया कि he was abusing those kids. But the kind of world that he created for kids, the by and large, it was an attempt to enjoy the childhood. $1 million की प्रॉपर्टी आपसे बनाई, झूले बनाए, सब कुछ बनाया। नेवरलैंड, अगर हमारी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ जिनको पता नहीं कि नेवरलैंड क्या था, गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च नेवरलैंड, जो माइकल जैक्सन ने इसकी प्लेस बनाई थी, स्पेस बनाई थी फॉर हिज लिविंग या फॉर हिज लग्जरी, फॉर हिज हॉबीज के लिए, वो बच्चों को वहां पर वो रखता था वहां पर। तो वो जो मुझे लगता है वो भी बड़ा मिसअंडरस्टूड पर्सपेक्टिव है अबाउट माइकल जैक्सन। और वो मून वॉक वाज वेरी अमेजिंग। मून वॉक जो जिस वो तो एक पूरा पूरा फिनोमेना ही है ना। So everybody is dancing like Michael Jackson, and so with such ease and with such comfort and with such flexibility, and he will jolt your emotions when he's singing. When he's आपको पता है कि इसके ऐसे आर्टिस्ट के बारे में कहा जाता है कि लड़कियां कपड़े फाड़ देती थी आर्टिस्ट पे बैठ कर उनके लिए। तो ये जो अर्ज है, ये it is coming from extraordinary creativity. You could you could understand the sentiment of the audience, and you know where do I have to hit. You need a good language for that. You need a good image for the image conscious थोड़ा है, इतनी ज्यादा प्लास्टिक सर्जरियां कराई हैं कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मेरी नाक अच्छी नहीं लग रही, मेरा कलर अच्छा नहीं लग रहा, मेरी हाइट अच्छी नहीं लग रही। The self perception about body and the insecurity. He was a perfectionist also from a body point of view, from an image point of view. तो ये it makes Michael Jackson an extraordinary character. और उसकी जिंदगी में भी नार्सिसिज्म है, क्रिएटिविटी है, सफरिंग है, और वो आपकी हॉलीवुड की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में हिला दिया उसने। लेकिन क्रिएटिव प्रोसेस में एक स्टेज ऐसा आता है व्हेन यू रीच एट योर पीक, एंड व्हेन यू रीच एट योर पीक देन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे एक एग्जाम्पल है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 100 सेंचुरीज बना के अच्छी अच्छी नोट पे अपना करियर का अख्ताम किया, या क्रिएटिव प्रोसेस में, या पुलिस में, या एज अ राइटर, या एज अ फिलोसोफर। So you need a good exit, and the problem with the creative process is there is no exit. You want to go further than that. Whatever you have achieved, you want to get better. You want to amuse audience. You want to surprise audience. And because the audience is not surprised anymore, what you have to do, you have done already. What else can you do with your brilliance, no matter how brilliant you are? So more or less, it is like the ego games that we used to play in creative process. कि मैं समझता हूँ कि मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ. I am going to change the world. I am going to bring the revolution. I am going to bring the revolution in the music industry. कि ये जो फीलिंग है ना, उसका भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस होता है इनकी जिंदगी में। That's very interesting. That's a very interesting perspective, yes. So let's move ahead and talk about Madame Marie Curie, who was the first woman to win a Nobel Prize and the first person to win two Nobel Prizes. Um, Despite these great achievements, she faced hardships. You have discussed them very aptly in your book. Can you please shed some light on her struggles, mainly the way she faced gender discrimination back then? And I believe that problem is still there in the world. Well, Marie Curie is extraordinary. मतलब Marie Curie was the first female to win a Nobel Prize, and she was obsessed with radiations and with her chemistry lab. और उनका जो काम है वर्ल्ड वॉर 1 में 1914 के बाद जो सूरत हाल थी उसमें बहुत ज्यादा रेलेवेंट काम उनका है। और शी वाज लकी दैट शी कुड मीट द लव ऑफ हिज लाइफ, मैरी क्यूरी, and who was also a scientist, and they talked about ideas, and they talked about uh, the collective quest to chase the dream, and they were
I think it's a very romantic story, but then he died. He died, or this shattered Marie Curie, and she is a very brilliant character. और एंशंट टाइम्स में, क्लासिकल टाइम्स में, she is a good ray of hope for the women who want to pursue higher things, because she did broke the glass ceiling को क्रॉस कर चुकी थी वो मैरी क्यूरी इन 20th सेंचुरी. एंड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री आप जानते हैं कि औरतों को तो वैसे ही बर्दाश्त नहीं किया जाता, लेकिन साइंस की दुनिया में वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में एक सेंटिमेंट है कि women are not scientific in their approach. They are not calculative. They cannot be strategic, and they are not. They have some kind of a cognitive problem, या perceptions और या assumptions उनके बारे में stereotypes बनाए गए. तो मैरी क्यूरी is uh, amazing, extraordinary, brilliant, और उनकी जो रेडिएशन की जो इन्वेंशन है, it changed the science forever, it changed the chemistry forever. और केमोथेरेपी में और साइंस की दुनिया में उसका बहुत बड़ा एक रोल है, इसमें कोई शक नहीं है. So let's discuss बाकी another. आपकी आपकी ये जो बात है कि बा, बा, नहीं, बाकी आपकी ये जो बात है कि औरतों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आग लगी हुई है पाकिस्तान में आज के जमाने में. women are not given spaces in science and literature and arts and हर इंडस्ट्री, हर तरह से औरतों के ऊपर पाकिस्तान के इंडिकेटर्स बड़े खराब हैं. वी आर 146 when it comes to the gender indicators. Discrimination, yeah. Or I teach in women university, and I encourage women to get education and improve and grow and shine. And inshallah, one day the things will change, and we will accept women, and they will lead. We are hopeful. The personalities, one of them was Virginia Woolf. She was a modernist author, an icon of feminism. What were her struggles and how did she use her work to inspire future literature? Well, what makes her special is she was going through a bipolar disorder, and she changed the literature by talking about her personal sentiment. Virginia Woolf का जो literature है, it is जैसे उनका एक the room of her own, औरत के बारे में, वो space के बारे में बात करती हैं कि there should be a room for a woman, or a space. She deserves a space, personal space. और वो फिर उसको अपनी नैरेटिव के जरिए से बताती हैं. और बिकॉज बाइपोलर डिसऑर्डर में यू गेट हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है लोगों में. एंड शी गॉन, उनकी भी जाहिर सी बात है ट्रेजिडीज हैं. शी लॉस्ट हर मदर, शी लॉस्ट हर सिस्टर एट द एज ऑफ 13, और उनका फिर वो जो घर था वो भी तबाह हो गया था, एक हमला हुआ था उसके. सो वर्जीनिया वुल्फ भी आपको बहुत ज्यादा होप देती है. You can relate to her, and she talks about authenticity, she talks about vulnerability, she talks about womanhood, and she talks about the feeling, the real feeling जिसके साथ औरतें रिलेट कर सकती हैं बहुत बड़े पैमाने तक. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वर्जीनिया वुल्फ को पसंद करते हैं. I personally like her. लेकिन at the age in the last years of her life, she could not handle the storm in her mind, the race of thoughts in her mind, and she put the stones in her pockets, and she died. समंदर में जाके, उसने नहर में जाके she died and killed herself. So she could not carry the weight of her thoughts. आपका जो thoughts हैं, आपके जो fantasies हैं, आपका जो भी narrative है, you become the handicap, you become the victim of that. And you cannot chase it. एक हद तक writing help करती है. You do a catharsis by writing about it. लेकिन by and large sometimes मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एक stage ऐसा आता है when you are convinced कि now living longer than today is futile and I should kill myself. Yeah, that's a very interesting way of putting her work. I think, like Madame Marie Curie and Virginia Woolf, you have also discussed Parveen Shakir, the only personality from Pakistan. And initially, इस प्रोग्राम के शुरू में आपने बोला था
या आपने परवीन शाकिर के बारे में भी बड़े दिलचस्प तरीके से डिस्कस किया है। तो क्या आपको लगता है कि परवीन शाकिर की जो शायरी है या जो उनका जो काम है पूरा, वो न सिर्फ उनकी जिंदगी या उनकी जिंदगी के पहलुओं के बारे में है, बल्कि वो तमाम औरतें जो पाकिस्तान में इस चीज से गुजरती हैं उस हवाले से है? मैं समझता हूँ कि एक तो क्योंकि पोस्ट जिया सोसाइटी थी ना हमारी 80s के बाद, और आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट परवीन शाकिर व्हेन आई वाज, आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। मैंने 9 चैप्टर लिख लिए थे और मुझे तकरीबन 2 हफ्ते तक मुझे फिर परवीन शाकिर को सुनना पड़ा और देखना पड़ा उनका काम, और आई वाज वेरी नर्वस कि इसको मैं कैसे करूं। लेकिन देन आई गॉट सम आइडियाज के द वे शी एक्सप्रेस हर इमोशंस अनअपोलोजेटिकली, और जिस तरीके के साथ वो शी टॉक्स अबाउट रोमांस एंड शी टॉक अबाउट इंटीमेसी एंड बिटवीन द मैन। एक पेट्रियार्की सोसाइटी है पाकिस्तान में, और वो अपनी मोहब्बत का इजहार सरेआम कर रही हैं, खुल्लम खुल्ला कर रही हैं, एक पोइटिक एक्सप्रेशन के साथ। जहाँ पर हमारी सोसाइटी में औरतों को मॉडेस्टी की बात बताई जाती है, और कंजर्वेटिव सोसाइटी में कंट्रोल और डोमिनेशन और इंडोक्ट्रिनेशन किया जाता है। सो आई थिंक दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी रिबेलियस एक्ट। और उनकी जिंदगी में मुझे ट्रेजेडी इतनी नहीं मिली, ओनली द ट्रेजेडी ऑफ हर लाइफ, शी कुड नॉट मैरी द पर्सन शी वांटेड टू मैरी। एक और इंसान के साथ उनकी शादी हुई और बाद में वो भी डाइवोर्स हो गई, and then she died in a car accident. But she was a very successful woman. She was a CSS officer. और एक बड़ा मशहूर वाक़या है, when she went to attempt the CSS exam, तो उनके CSS के एग्जाम में इनका अपना ही सवाल आया था कि परवीन शाकिर की शायरी पर तबसरा करें। she told that to her friends कि आज मैं CSS का पर्चा देने गई और उर्दू में ये सवाल आया था कि परवीन शाकिर की शायरी पर तबसरा करें। तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट लॉस। परवीन शाकिर का लॉस बहुत बड़ा लॉस है, और मैं चाहता था कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो मेरी किताब में। ये परसेप्शन नहीं जाना चाहिए कि ये सब गोरों को प्रेज करता है, या एक तो वेस्टर्न इंपीरियल या मॉडर्न सोसाइटी का फॉलो करने वाला है। और मैं समझता हूँ एज अ सिंधी, आई अप्रिशिएट परवीन शाकिर, आई अप्रिशिएट उर्दू, आई अप्रिशिएट द ब्यूटीफुल सेंसिटिविटी जिस तरीके के साथ उन्होंने चीजों को लिखा है, एंड आई कैन रिलेट टू इट। अभी जो आपको परवीन शाकिर की, अच्छा, परवीन शाकिर की शायरी के साथ मसला ये है कि वहाँ ये आपको एक सर्टेन उम्र के बाद समझ आती है। 20-22 साल की बच्चों को परवीन शाकिर समझ नहीं आएगी। जब आप 30-35 साल के हो जाते हो तो फिर then you realize what she's talking about. And she's very powerful figure. She's very writing poetry and publicly reciting poetry in the stages, in the gatherings of a main, जहाँ पर मर्दों का एक तकियानुसी माहौल है, जहाँ पर मैस्कुलिनिटी है, जहाँ पर टॉक्सिसिटी है। उस टॉक्सिसिटी से को डिकंस्ट्रक्ट करने का तरीका यही है कि आप पोइटिक एक्सप्रेशन अपनाएं और पोइटिक तरीके के साथ उसको एक्सप्लेन करें। मेरा सवाल जो है बेसिकली यही था कि क्या उनका काम जो है रिफ्लेक्ट करता है बाकी खवातीन की जिंदगी के पहलुओं को पाकिस्तान में पाकिस्तान जंग में के? आई देयर आर लॉट ऑफ वुमेन, देयर आर लॉट ऑफ वुमेन, आई डोंट नो इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बहुत सारी औरतों ने करना शुरू किया था। एक तो 90s में पाकिस्तान में ये हमारी खुशकिस्मती थी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बिकेम प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस। तो मोहतरमा जब पॉलिटिकल लेवल तक आ गई तो आर्ट की दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री में, लिटरेचर की दुनिया में और पॉलिटिक्स में और समाजी तरीकों से एक औरतों का एक प्रोग्रेसिव आवाज हमारे पास मौजूद है। और वो एक्टिविस्ट, आपको भले वो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट ही क्यों ना हो, भले वो फेमिनिस्ट ही क्यों ना हो, तो हमारे पास बहुत सारे लोग काम करते होंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली पाकिस्तान एक बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है और टैलेंटेड औरतें हमारे पास मौजूद हैं। बहुत सारी आपको शायरा मिल जाएंगी जो परवीन शाकिर की तरह शायरी करती होंगी, लेकिन उस तरह से मेरी नजर से नहीं गुजरा उनका काम। तो इतनी स्पॉटलाइट और इतनी ग्लोरिफिकेशन उनकी नहीं हुई जिस तरह से परवीन शाकिर की हुई है। तो मेरा तो ख्याल यही है कि आज की जनरेशन परवीन शाकिर के साथ रिलेट कर सकती है। आई राइट फॉर बुक्स फॉर यंग पीपल, ताकि यंग लोग समझ सके, पढ़ सके। अगर आपको कोई तकलीफ है तो शायरी कर लो, साइंस कर लो, लिटरेचर कर लो, कुछ ना कुछ कर लो। ट्रांसफॉर्म योर पेन इनटू सम काइंड ऑफ अ creative process, and do not get yourself killed. Take care of your mental health and write about ideas, be original,
be confident. That's what I do, and that's what I wanted to create impact through writing, and that's what I wanted to give the message to my audience by including Parveen Shakir into the consideration. I think you did a wonderful job, and I appreciate your work. And I hope. I want to know. I want to know your feedback. How did you feel after reading the book? You did not uh, told me explicitly I about mean, it. of course, it was very fascinating. As I told you that even though you have written in your book that I should I should not be reading. We should not be reading it in one go. And I believe that that's how it should be read. Like maybe if the readers are going to read it, they should start with one chapter. They read one chapter. पहले आप एक चैप्टर को पढ़ें. फॉर एग्जाम्पल काफका को आप पढ़ें, उसको हजम करें, उसको समझें, live through it, and then go to the second chapter. And I think that would be a very nice way of reading this book. Maybe make it an exercise for 10 days, like 10 chapters, 10 days. Or if you are like fast readers and you can't resist reading this book, like you can't resist not reading this book, so then maybe just go and read two chapters in one day and then let's move ahead. So you are telling me you could not resist putting this book down once you start Yes, reading it. yes, yes, You yes, I आपके could पास not. urge थी कि you are हाँ. Then Yes, I have done my job. because Then I because हाँ. because I personally, as I told you, that I knew these personalities one way or another. कहीं ना कहीं जिंदगी में आपका इनसे पाला पड़ जाता है. आपने उनके बारे में पढ़ा होता है, कहीं कोई मूवी देख ली होती है उनके बारे में, कहीं कुछ ना कुछ तो आपको चीजें पता होती हैं. तो मैंने जैसे एक पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, तो मैं पढ़ता गया. मतलब मैंने आई थिंक आई रेड दिस बुक इन वन डे, or maybe next in 2 days, given that I had to go to work and all that other things I had to do. But that there was an urge to finish the book as soon as possible. And it's very poetic. It's written in a very poetic way, in a in a very good narration. That it's not I've like a worked very hard. I told you you asked me how did you change that expression because you that's not how you write. Because इस पे भी बहुत ज्यादा तफसील के साथ गुफ्तगू हुई है हमारी मारवी के साथ और शिफा के साथ कि we don't have to sound like a objective scientific book. It should be definitely. treated as a fiction मतलब partly fiction होना चाहिए इसमें. It's not like biography of these people, these personalities. It's like a narration about their life from your perspective. So before we finish this podcast, this episode of Kachari with the Scientist, I would like to ask you, could you mention that what was the role your students, you have taken their names, but could you maybe talk a little bit more about what they have done for this one? And of course, I have seen that you have acknowledged them. Their names are there as authors, but can you please tell us more about them? So I have asked Marvi Kalwar, she's the president of our Spectra Society, and Shifa Abro, she's a very brilliant student. They are in eighth semester. Shifa is in literature, and Marvi is in I think linguistics. And I told them, okay, I want you to do a research. These are personalities. We finalize a list, and this I said that you should write about detail whatever you are finding details. Look at the podcast and look at the books and look at the references. And there are references also added in the bibliography of that book that which we have compiled. And they did a great job. They were sending me the chapter-wise research PDFs, and I was looking at it. I said, "Okay, इसमें ये चीज कमी है," because I had to give my narrative. मुझे पता था कि किताब में मुझे क्या कैसे लिखना है इसको. तो मैंने इनको कहा कि इसमें बेटा आप इसमें ये एस्पेक्ट आप डिस्कस कर लो, इसमें ये एस्पेक्ट डिस्कस कर लो, टेक दिस डाउन. तो जो रिसर्च का काम है सारा का सारा वो मारवी और शिफा ने किया और बहुत अच्छे तरीके से किया है. और मैं सिर्फ ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ टीचर्स ज्यादा स्पेस नहीं देते स्टूडेंट्स को. I don't have a problem giving them the co-author of my they are the co-author of the book, and it is their book as it is mine. I think we should encourage the scholarship among students also. Yeah, that's a उनको good thing. लिखने का शौक Yeah, होना चाहिए, पढ़ने का शौक होना चाहिए, किताबों का शौक होना चाहिए. लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं. And of course, inshallah, after the book launch, we will propagate these ideas, and it will help them in their career, in pursuing their MPhil and all that. So that's what I wanted to do. Inshallah. definitely, definitely. So, Sarma, thank you so much for your time. Before we should conclude, Thank you so much, Murad, for your time. Thank you so much. I'm really honored,
and I'm looking forward to this podcast. I hope this podcast will help my students who Of want to course, read of it. course, इंशाल्लाह हमने फ्रीलांस मार्केटिंग कर ली है. इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से वो किताब आ जाएगा. तो thank you so definitely. much. Thank you. God bless. So for the readers, this book will come out in August. This Hopefully 15th August. Hopefully second or third week of the August, inshallah. Okay, inshallah. So in the second or third week of the August, the book will be out, and you can order it online, or you can buy it in the bookstores in your city. And it's a recommendation from my side as well that it's a worth reading book. Value for money, I should say. यूजुअली हम लिटरेचर को पैसों के उस पर नहीं तोलते, लेकिन कभी कभी लोगों को लगता है कि मैंने पैसे ज़ाया कर लिए. सो फ्रॉम माय साइड इट्स अ गारंटी, यू योर मनी विल नॉट बी वेस्टेड. So please go and read it, and I'm sure that you will get to learn a lot from this book. And I would like to say one last thing before we finish this discussion, that there are people who suffer. We all suffer. That's part of human life. But there are people who write it down, and there are people who write it down and publish it. So I think the last And person. one more thing that I want to assert, that we are not glorifying pain. It is not an attempt for the glorification of the pain. We are talking about empathy and kindness. We are talking Yes. about consideration. We are talking about they should be seen, they should be acknowledged. Listen to them, give them space, give them space in your workplaces, give them space in your families, so that they can express themselves, so that they can do creative breakthroughs. That's the whole point. Thank you, Sarma. That was a very good message. Thank you for your time. Have a nice day. Thank you so much.